अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम टीआरपी 360। मैं हूं इरफान हैदर। कल भारत के अंदर एक हादसा पेश आया जिसे इब्तदाई तौर पर भारत हादसा ही कह रहा है। बिपिन रावत, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भारत के, जो पहले आर्मी चीफ भी रहे, एक बहुत बड़ा नाम और मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत के हवाले से कहा जाता है कि उनका अहम किरदार था। जो खुसूसी हैसियत खत्म की गई और मोदी को यकीन दिलाया गया था कि वो खुसूसी हैसियत खत्म अगर मकबूजा कश्मीर की कर देते हैं तो इस सिचुएशन को वो ना सिर्फ हैंडल कर लेंगे बल्कि स्मूथली हैंडल करेंगे। उन्हें यकीन दहानी कराई थी, जिसके बाद ये सारा कुछ हुआ। मारिया सुल्तान साहबा डिफेंस एनालिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद है। आपके वक्त के लिए सबसे पहले तो आपके बहुत मशहूर है। बहुत शुक्रिया। मैम, आप क्या समझती हैं इस सारी सिचुएशन में जो अभी तक जो भारत की एयरफोर्स की जानिब से ट्वीट किए गए हैं, सोशल मीडिया पर इन्फॉर्म किया गया है लोगों को, वो इसे फकत हादसा करार दे रहे हैं। 13 अफराद सवार थे इस हेलीकॉप्टर के अंदर और बिपिन रावत जो है उनकी शरीक हयात भी इसमें शामिल थी, जो कि अब कल उनकी आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। तो मोदी सरकार के लिए कितना बड़ा लॉस है ये? देखिए, मोदी के लिए एक बहुत बड़ा लॉस नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर जो इंतहा पसंद सोच है वो सिर्फ और सिर्फ बिपिन रावत तक महदूद नहीं थी, और ना ही उसका जो आप कह सकते हैं दारुल मदार इनकी शख्सियत के साथ वाबस्ता था। हाँ, आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि इन्होंने उनके हरावल दस्ते के अंदर एक लश्कर की या एक लश्कर की सरबराह की हैसियत ज़रूर अख्तियार की। तो एक लिहाज से आप कह सकते हैं कि हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि 3-4 नुकात बड़े वाज़ेह तौर पे उभरते हैं। पहली बात तो ये है कि जिस नौइयत का हेलीकॉप्टर जिसमें वो सफ़र कर रहे थे, ये अपनी नौइयत और अपनी साख्त के लिहाज से बहुत मजबूत ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है, जिसके साथ ना सिर्फ इसके पास दिफाई कॉम्बैट की सलाहियत भी मौजूद है, लेकिन इसके अलावा कॉन्वॉय सपोर्ट भी है। दूसरा ये कि जिस सतह के ऊपर इसको इस्तेमाल किया जा रहा था, इसमें ये मुमकिन नहीं था कि ना तो उसकी फ्लाइट पाथ को साफ किया जाता। ज़ाहिर सी बात है कि उसको आप साफ करते हैं वहाँ, इसका मतलब ये है कि आप वहाँ नीचे जो है जितनी भी हाइट्स होती हैं वहाँ आपके पास लोग मौजूद होते हैं जो देखते हैं कि नीचे से कोई चीज़ इस हेलीकॉप्टर को ना लगे। दूसरी बात ये कि अगर इस सतह का कोई बंदा उसके साथ ट्रैवल करता है तो ज़ाहिर है उसकी तमाम तकनीकी जो डिटेल्स हैं उनको एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, मल्टीपल टाइम्स चेक किया जाता है। तीसरी बात जो है जो बड़ी अहम है वो ये है कि अगर तो ये एक हादसा है, फिर तो इसका मतलब है कि हिंदुस्तानी एयरफोर्स शायद अभिनंदन के बाद अभी तक जिस ट्रांजिशन में है उस ट्रांजिशन के अंदर वो सतह पे नहीं पहुंची है। अगर ये आर्मी एविएशन के पास था तो उसका मतलब है कि लॉजिस्टिक्स बाकी तमाम चीज़ें या पुर्जे वहाँ नहीं पहुंचे। तीसरी बात ये कि अगर ये क्योंकि ये रूसी साख्त का हेलीकॉप्टर है, इसका मतलब है कि जो रूस से इनको मुख्तलिफ किस्म की दफाई हथियार आ रहे थे या उनकी मेंटेनेंस के लिए कोई इश्यूज थे, शायद वो उस तरह हैंडल नहीं हुए। तो ये एक सतह के ऊपर आप इसको नहीं देख सकते अगर ये हादसे के तौर के ऊपर देखते हैं। अगर हादसे के तौर पे देखते हैं तब ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप हादसे के तौर पे नहीं देखते, जो कि ये इस वक्त पैटर्न नज़र आ रहा है, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है कि उनके दोनों एसओज, उनके दोनों पीएसओज, उनकी ज़ौजा, मतलब ये तमाम लोग जो उनके इंटरनल सर्कल के साथ हो सकते हैं, जो चीफ के साथ मूव कर रहे हैं, वो सारे के सारे एक ही जहाज़ में एक ऐसी जगह के ऊपर जो एक गैर ज़रूरी एक दफाई लिहाज से गैर ज़रूरी तकरीब है, उस शिरकत में शमूलियत के लिए जा रहे हैं। और फिर इसके अलावा जो एक और बात भी है वो ये है कि यूजुअली इस तरह की अगर आपका कोई इस तरह पे कोई आपके चीफ या कुछ चीज़ मूव करते हैं तो वो सिर्फ एक हेलीकॉप्टर मूव नहीं करते, मल्टीपल चीज़ें चेक की जाती हैं। तो ये इतना आसान नहीं, इट इज़ क्या कहते हैं कि ये बहुत हादसे के तौर के ऊपर ये बहुत शफाफ है। इतना ज़्यादा कोई हादसा इतना शफाफ, इतना साफ, इतना प्रिसाइज नहीं होता। और सबसे बड़ी बात ये है कि हादसा भी ऐसी जगह के ऊपर आया है जहाँ एक तरह से इंसर्जेंसी को भी ये इन्फ्लुएंस डाल सकें, श्रीलंका के ऊपर भी इल्ज़ाम लग सके अगर चाहें। और ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि तमिलनाडु के अंदर बड़ी हद तक हिंदुस्तान जो है मावनत करता रहा तामिल्स की श्रीलंका के खिलाफ, और वहाँ उनकी अपनी बेसिस मौजूद थी जो गैर रवायती तौर के ऊपर लोगों को तैयार करती रही हैं, जिसको आप कहते हैं दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए। तो ये इतनी वाजे चीज़ नहीं है, और अगर नीचे से अटैक हुआ है तो इसका मतलब है फ्लाइट रूट क्लियर नहीं था, और अगर फ्लाइट रूट क्लियर नहीं था फिर बहुत सारे सवाल उठते हैं, ये इंटर फोर्स राइवलरी है, ये इंटर इंस्टीट्यूशनल राइवलरी है। लेकिन ये बात वाज़ेह है कि ये हादसे के तौर के ऊपर बहुत बड़ी अनहोनी होगी कि इतना बड़ा हादसा इतनी आसानी से, और फिर एक ऐसी जगह पे जहाँ मीडिया की पहुंच या उसकी रसाई भी मुश्किल हो।
अच्छा मैम, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इससे पहले ये ओहदा ही मौजूद नहीं था भारत के अंदर, स्पेशली क्रिएट किया गया, ऐसा लगता है मोदी सरकार की जानिब से, तो इतनी अहमियत तो थी, तो क्या अब वजीर आजम मोदी जो है भारत के, वो इसकी तहकीकात करेंगे? क्योंकि जाहिर है इतने उनके लाडले तो थे कि उनके लिए एक ओहदा क्रिएट किया गया ताकि वो बाद में भी हमारे काम आ सके। पहले एक्सटेंशन की बातें होती रही, फिर कहा गया कि नहीं एक्सटेंशन की तरफ नहीं जा रहे मामला, तो फिर उनके लिए स्पेशली एक ओहदा बनाया गया। तो अब मोदी, क्या ये सारा मामला आपको लगता है दाखिले दफ्तर हो जाएगा, जिस तरह हमारे यहाँ माजी में होता रहा है कि इस किस्म के हादसा को दबा दिया जाता है, या कोई वाज़े कोई चीज़ खुल के सामने नहीं आती, ये उस तरह होगा, या मोदी जो है वो आखिर तक जाएँगे, नरेंद्र मोदी के, ये पता चल सके कि हुआ क्या? मेरे नहीं ख्याल से कि मोदी साहब आखिर तक जाएंगे। उसकी 2-3 वजूहात हैं। पहली बात तो ये है कि जो सीडीएस का जो नया दफ्तर तरतीब दिया जा रहा था, वो महज इसलिए नहीं कि वो बिपिन रावत साहब के लिए, इसमें एक बड़ी हद तक बिपिन रावत साहब की ज़ाती आप एक तरह कह सकते हैं उनका इनिशिएटिव या उनका किरदार ज़रूर अमल फरमाता या मतलब काम कर रहा था, लेकिन इसकी बुनियादी सोच जो ये थी कि अमेरिका की तरफ, अमेरिका की जो हवारी हैं, उनकी तरफ से जो दफ़ाई इक्विपमेंट हिंदुस्तान को दिया जा रहा है, उसमें मुतवातर इज़ाफ़ा हो रहा है। और इसमें एक बड़ी हद तक जो हिंदुस्तान की फौज है, जैसे कि आप जानते हैं हमारी मीडिया में भी आया, बीका, कॉमकासा, लीमा, मुख्तलिफ किस्म के जो माहिदे, दफाई माहिदे जो हिंदुस्तान के अमेरिका के साथ हुए, उसके बाद अब हिंदुस्तानी फौज मुस्तकबिल में अमेरिकन फौज की तरतीब के ऊपर तरतीब दी जा रही है, यानी कि इसको तब्दील किया जा रहा है। ये एक बहुत वाज़ेह हकीकत है, दिफाई हकीकत है। अब ऐसी दिफाई हकीकत में ज़ाहिर है कुछ मसाइल हैं जो इतनी आसानी से मतलब गुम नहीं होंगे। दूसरी बात ये कि इसके साथ-साथ हिंदुस्तान की जो फ़ौज है, उसको पहली दफ़ा मोदी के साथ जो डोमेस्टिक गवर्नेंस है, यानी कि आप कह सकते हैं हुकूमत साज़ी या हुकूमत के अंदर जो हिस्सा है, उसको बाज़ाब्ता तौर पर हिस्सा दिया जा रहा था। यानी कि जो एंटायर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है हिंदुस्तान का, उसके अंदर तब्दीली लेके आई गई। तो ये जो आम तासुर था कि मोदी हिंदुस्तान की फ़ौज को रेडिकल कर रहा है, ये इसके मुतज़ाद हकीकत ये है कि ये हिंदुस्तानी फ़ौज थी जो हिंदुस्तान के अंदर इंतहा पसंद सोच के साथ खड़ी हुई है। यही वजह है कि इस वक्त ना सिर्फ हिंदुस्तानी फ़ौज से जो गैर हिंदू सोल्जर्स हैं उनको निकाला जा रहा है, लेकिन इसके साथ-साथ बड़ी हद तक और बड़ी सतह के ऊपर तब्दीलियाँ की जा रही थी। क्या अच्छा, ये बड़ी ज़बरदस्त कतई कलाम हज़रत आपने बात बताई कि ना सिर्फ़ गैर हिंदुओं को निकाला जा रहा है, बल्कि मज़ीद सख्त गिरियत की तरफ लाया जा रहा है। तो ये आरएसएस का जो नज़रिया है, ये सिर्फ़ बिपिन रावत तक महदूद नहीं था। आपका कहना ये है कि उनके बाद भी इसी तरह चलती रहेगी भारतीय फ़ौज? देखें, ये उनकी जो डॉक्ट्राइन है उसमें ये बात वाज़ेह तौर पे की गई है और ये एक ऐसी सोच है जिसको उन्होंने कलमबंद कर दिया। तो इस वक़्त पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये तब्दीली आ रही है। अब ये फ़ैसला हिंदुओं का नहीं है कि वो कौन-सी सोच रखेंगे, वो किस हिंदुस्तान के लिए जंग लड़ेंगे, उन्होंने अपने लिए वाज़ेह कर दिया। क्योंकि अगर ये वाज़ेह ना होता तो 5 अगस्त 2019 को कश्मीर का रीऑर्गनाइज़ेशन एक्ट पास ना होता। क्योंकि जब आप एक एक्ट पास करते हैं तो उसमें हिंदू इंतहा पसंद सोच तो एक तरफ, लेकिन जो उनकी लिबरल सोच का तबका था, उन्होंने भी उसके ऊपर दस्तखत किए। उन्होंने भी ये तमाम हकूक सल्ब किए, उन्होंने भी इस बात का फैसला किया कि हिंदुस्तान कानूनी तौर पे जो हिंदुस्तान के नुक्ता नज़र से अपनी जो जारहाना पॉलिसीज़ हैं, उनको एक नई जो है सतह पे लेके जाएगा। और इसके अंदर ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उस रीऑर्गनाइज़ेशन एक्ट की वजह से हिंदुस्तान के अंदर जितने डिटेंशन सेंटर्स हैं, वो बनाए जाएँगे। यानी अकूबत खाने, आम खुले अकूबत खाने बनाए जाएँगे मुसलमानों के लिए जिनको वहाँ बंद किया जाएगा, उन तमाम लोगों के लिए जो ये बात वाज़ेह नहीं कर सकेंगे कि उनके पास 12 साल से ज़्यादा मुद्दत के तहरीरी दस्तावेज़ मौजूद हैं जो इस बात की अक्कासी करें कि वो हिंदुस्तान के अंदर रहते रहें या वो 1947 से पहले के ज़मीनी दस्तावेज़ जो है फ़राहम करें। ऐसी सूरत-ए-हाल में वो तमाम बच्चे भी जो 12 साल से कम एजुकेशन रखते हैं, उनको भी इन अकूबत खानों में डाला जाएगा और ये चीज़ उन्होंने आसाम में की और कर रहे हैं। और उसकी जो दूसरा मरहला था उसमें कश्मीर और तीसरा मरहला जो है जो आपने देखा सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के तहत वो हिंदुस्तान के अंदर हैदराबाद में बाकी जगहों के ऊपर और बिलखसूस बांग्लादेशी नज़ात के जो मुसलमान हैं और पाकिस्तानी नज़ात के जो मुसलमान हैं उनको इसके ऊपर ख़ास तौर के ऊपर इसको टारगेट किया जाएगा। तो ये एक आम चीज़ नहीं है, ये पूरा हिंदुस्तान है
جو اس وقت انتہا پسند سوچ کی جکڑ میں ہے کہ اور اس کے بعد یہ تبدیلی آپ کو دیکھنے میں نظر آئے. اور یہی ایکسٹریمزم آخر میں کہہ دیجیے گا کہ مقبوضہ کشمیر میں بھی ہمیں اسی طرح نظر آتا رہے گا، مطلب بپن راوت کی جانے کے بعد کوئی تبدیلی ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی، وہی پالیسی ہوگی، اسی طرح کشمیریوں پر ظلم جاری رہے گا، اسی طرح جو خصوصی حیثیت ہے وہ ختم کر کے جبرن انہیں اپنی مرضی ان سے منوائی جائے گی، اسی طرح چلتا رہے گا. دیکھیں حقیقت یہی ہے، ابھی مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات واضح نہیں ہے کہ کتنی حد تک یہ انتہا پسند سوچ ہندوستان کی جو افواج ہے اس پہ سرایت کر چکی ہے. یہ بات بھی واضح نہیں ہے کہ یہ کس طرح ہندوستان کی اپنی عوام کشمیریوں کو چھوڑ کر اپنی عوام کے اوپر کتنا ظلم ڈھائے گی، کیونکہ یہ جو فیصلے ہیں ہندوستان کی فوج کو ہندوستان کی اندرونی جو کلفشار ہے ان کے اندر استعمال کرنے کا وہ بہت کم ہے. آپ کو یہ دیکھنے میں نظر آتا ہے کہ مختلف جگہ کے اوپر اس وقت ہندوستانی فوج نہ صرف ہندوستان کی سول آرم فورسز کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، بلکہ جیسے سکھوں کے خلاف بہت ساری جو ہے زیادتیاں جو ہیں نہ صرف کی گئی ہیں، بلکہ ہندوستانی فوج جو ہے اس کے اندر ایک حرب الدستے کا کردار ادا کرتی رہی ہے. یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ ایک پوری سوچ کی تبدیلی ہے. کتنی سطح پر گئی ہے، کس لیول کا اس کا امپیکٹ ہوگا، یہ اگلے 2 مہینے میں ہمیں واضح ہوگا، کیونکہ اس کے بعد یہ دیکھنے میں آئے گا کہ کون سا شخص اس سربراہ کی پوزیشن پہ پہنچتا ہے اور پھر اس کی پالیسیز کیا ہے. لیکن ایک بات واضح ہے، کوئی بڑی چینج نہیں آئے گی، کیونکہ یہ ایک انسٹیٹیوشنل فیصلہ ہے جو ہندوستان کر چکا ہے اپنے مستقبل کے لحاظ سے. اچھا، آخر میں جیسا کہ آپ نے نشاندہی کر دی کہ فوج کے اندر بھی کافی خلفشار ہے بھارت کے اندر، اور بہت سارے میں نے نہ صرف پاکستانی تجزیہ کار بلکہ انٹرنیشنل میڈیا نے بھی نشاندہی کی ہے کہ بپن راوت کے کس طرح اختلافات تھے، رینکس کے جو قواعد ضوابط بنے ہوئے ہیں جو فوج کے اندر، ان میں تبدیلی وہ چاہتے تھے، جس کی وجہ سے اختلافات تھے. ایئر فورس سے ان کا واضح اختلاف سامنے آیا. پچھلے 2 مہینے کی ان کی گفتگو مختلف پلیٹ فارمز پہ جو انہوں نے گفتگو کی وہ بھی دیکھیں تو واضح پتہ چلتا ہے کہ ان کی جو پالیسی تھی اس سے نہ صرف ان کی ایئر فورس بلکہ ان کی فوج کے جنرلز جو ہیں وہ بھی اتفاق نہیں کرتے تھے. تو شاید وہ بظاہر یہ لگتا ہے کیونکہ یہ آہستہ آہستہ جب انکوائری ہوگی، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ یہ معاملات منطقی انجام تک نہیں لے کے جائیں گے مودی، لیکن ابتدائی طور پہ یہ لگ رہا ہے کہ شاید یہ اپنی فوج کی وہ جو خلفشار تھے اس کی بھیٹ چڑھ جائیں. نہیں، دیکھیں اگر ایسی صورتحال ہوتی تو پھر ابھی ننند کو وہ بھی ان کا لیٹسٹ مطلب جو بڑا ایوارڈ ہے وہ نہ دیتے. تو ہندوستان کی فوج اور ان کے تقاضے اور ان کی اصول پسندی پہ تو بات نہیں کرنی چاہیے، اور نہ ہی ان کے کوئی اصول ہے کہ ان اصولوں کے تحت وہ اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ وہ ایک جو ہے ایک حکومتی فیصلے کے خلاف چل سکیں. یہ بات آپ نے ابھی نندن کے طور کے اوپر دیکھی کہ ان کو پتہ نہیں ویر چاکرا کہتے ہیں میرے خیال سے، ویر چاک مطلب جو ہاں وہ ان کو جو ہے نہ صرف ان سے نوازا گیا بلکہ ایک جھوٹ کے اوپر یہ ان کو نوازا گیا کہ F-16 گرا دی، جو کہ حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. رہی بات یہ کہ جو اندرونی خلفشار ہیں اس کی وجہ سے وہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. اگر آپ بین الاقوامی جھوٹ کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے جو ساری دنیا جانتی ہے، جس میں ایک دوسری ریاست انوالوڈ تھی، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ہندوستانی فوج جو ہے وہ اپنی چیف کے خلاف اتنی بڑی حرکت کرے گی؟ میرے نہیں خیال سے. مسئلہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے 2-3 چیزیں ہیں. یہ جو تبدیلی ہے وہ ظاہر ہے دفاعی اعتبار سے اور امریکہ کے ساتھ جو ان کی دوستی تھی اور امریکہ کے ساتھ جو ہندوستانی فوج کو متوازن بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کی عکاسی کر رہی تھی. یہ جو رینکس اینڈ فائلز نکالے گئے ہیں، جیسے بریگیڈیئر کا رینک نکال دیا گیا، یہ باقی رینکس نکال دیے گئے، یہ رینکس اس لیے نہیں نکال لیے کہ بپن راوت صاحب جو ہیں آرمی کو اوپر لے کے آنا چاہتے. یہ ایک فوجی نقطۂ نظر ہے جہاں جس کو آپ کہتے ہیں جوائنٹنس سے وہ انٹیگریشن کی طرف جا رہے ہیں. تو اس میں ظاہر ہے پوری جو فوج کی ساخت ہوتی ہے اس کے اندر تبدیلی آتی ہے. تو یہ اس کی عکاسی کریں. لیکن ہندوستان کی فوج سے اتنی اصول پسندی میرے خیال سے ذرا آپ نے بہت بڑی بات کر دی. ابھینندن کے بعد یہ بنتا نہیں ہے، یہ بنتا نہیں ہے. بپن راوت کی کل آخری رسومات ہے، اب دیکھتے ہی ہیں کہ انہیں کن کن اعزازات سے نوازا جاتا ہے. آپ نے ابھینندن کا بھی ذکر کیا، انہیں بھی بڑے اعزازات سے نوازا گیا. بہت شکریہ. ماریہ سلطان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں، ڈیفینس اینالسٹ ہیں اور بہت تفصیل سے آپ نے گفتگو کی. آئندہ بھی آپ کو زحمت دیتے رہیں گے میم. آپ کے وقت کے لیے مشکور. بہت شکریہ. السلام.